नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 65वीं कड़ी में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले कड़ियों में मैं किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाकर उनसे बातचीत करता हूं और उनसे ही जानना ये कोशिश करता हूं कि वो गांव के बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में विशेषता तो हासिल किए ही हैं, साथ साथ उन्होंने गांव में आने जाने का सिलसिला भी रखा और सब गांव के रहने वाले लोग हैं। तो पहले उन्होंने गांव को कैसे देखा था और अब गांव कैसा है, वहाँ गांव का पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, ग्राम पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, इन तमाम बातों में उनका पहले भी उन्होंने देखा था और आज भी उनका उस पर अनुभव है। तो उसी में आज हमारे साथ बात मैं करूँगा। मैं श्री MP दुबे साहब, जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और इसके पहले वो प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को यहाँ बुलाने का एक और मकसद है कि वो पूरी एक राजनीतिक व्यवस्था को, कि सरकारें क्या होती हैं, राज्य सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार क्या होती हैं, पंचायती व्यवस्था कैसे होती है, तमाम सरकारों के बारे में उन लोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर तरह से ज्ञान रहता है। उनको अनुभव करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उन पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो दुबे जी को इन चीज़ों का बहुत अच्छा अनुभव है और वो आपको बताएंगे। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर दुबे के इन बातों से हम लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो वास्तव में क्यों नहीं गांव सरकार बन रही है, पहले कैसी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था का रूप क्यों नहीं ले पाया, इसके पीछे क्या क्या लोगों की मंशा थी, कि कौन लोग हैं जो कि इसको गांव सरकार या गांव पंचायतों को पूरा अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और अगर ये लोग अधिकार नहीं दे रहे हैं तो कैसे गांव को सरकार बनाने के लिए कौन सा उद्यम किया जाए, कैसे लोगों को जन जागृत किया जाए। तो ये सारी बातों पर एक विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आज वो प्रोफेसर दुबे साहब हमारे साथ नहीं हैं, वो इलाहाबाद में है। तो उनसे मैंने जो निवेदन किया बातचीत करने का, तो उन्होंने कहा कि हम लोग स्काइप पे बातचीत कर सकते हैं और स्काइप पे बात करने के लिए वो सहमत हुए और मैंने स्काइप पे बात करके, और अब वो जो उनसे मैं बातचीत मैंने उनसे किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। और देखिए, उस बात पर आप स्काइप पे थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, उस पर मत जाइए, लेकिन उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। और उन्होंने बहुत ही सुसंगत बातें और बहुत ही तर्कयुक्त बातें और किस तरह से उन्होंने सारी व्यवस्था को समझाया है, वो बहुत ही उपयोगी होगा। तो दुबे जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे पहला ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो गांव सरकार या पंचायत या ग्राम संविधान के 243वें अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई है कि गांव सरकार की या ग्राम पंचायतों का स्थापना किया जाए, और ये 1992 संशोधन के द्वारा लागू किया गया। तो इस संशोधन में ये व्यवस्था जब कर दी गई और आज करीब करीब 92 से लेकर समय हुआ, लेकिन उस संशोधन के माध्यम से उन्होंने 29 विभाग भी, अनुसूची 11 में 29 विभाग भी गांव पंचायतों को दे दिया कि ग्राम पंचायतें इस 29 विभागों का संचालन खुद भी करेंगे। लेकिन आज तक उनको पूरा का पूरा 29 विभागों का व्यवस्था नहीं दी गई, जबकि कोई वित्तीय व्यवस्था में कोई दिक्कत है, फाइनेंस कमीशन बना है, वो वित्त उनको पैसा देता है, फाइनेंस कमीशन ग्राम पंचायतों को आवंटित करता है। उसी तरह से चुनाव आयोग बना हुआ है प्रदेश में, चुनाव आयोग समय से चुनाव कराता है। तो आखिर में क्या बात है कि ग्राम पंचायतों को ये अधिकार नहीं दे रहा है, जबकि ग्राम पंचायतें, आप जानते हैं कि भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना रहा है और वैदिक टाइम से भी लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का रहा है। तो जब हम आजाद भारत देश हुआ तो हमें तो उसमें बहुत जबरदस्त एक तरह से मैं पहल करके और गांव पंचायतों को गांव सरकार के रूप में स्थापित करना चाहिए। और संविधान में लिखा है ग्राम पंचायतें जो होंगी वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ऐसी क्या बात है, जरा इस पर जरा प्रकाश है। पांडे जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। आपने जैसा बताया कि हमारे यहाँ बहुत लंबा इसका इतिहास है और मैं थोड़ा समय इस पर लूंगा। हाँ हाँ, आराम से हम चाहते हैं विस्तार से लोग समझें कि ये क्या है। जी जी हाँ, दरअसल देखा जाए तो हमारे यहाँ आदिकाल से इस तरह की व्यवस्था रही है और गांव हमारे जो थे
वो एक तरह से जमीन का रिकॉर्ड भी रखते थे और टैक्स जो है मुखिया गांव के बिहाफ पर जो है अदा करता था, देता था शासक को। लेकिन मुगल काल में जो है एक व्यवस्था स्थापित की गई जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदार आया और जिसके माध्यम से एक तरह से टैक्स वसूली का काम शुरू हुआ, तो वहां से पंचायतों की कमजोरी जो है दिखनी शुरू हुई। पंचायतें कमजोर होती चली गईं और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर की युद्ध के बाद उसको दीवानी के राइट्स मिले, अधिकार मिले, तो उन्होंने दो काम बहुत ही महत्वपूर्ण किया जो एक तरह से पंचायतों को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पहला ये था, एक वक्त उनका लक्ष्य था व्यापार करना और टैक्स वसूल करके अपनी झोली भरना। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि जो एक पुलिसिंग है, गांव की जो पुलिस व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी वगैरह जो है लोग देते थे आपस में मिल करके, वो व्यवस्था इन्होंने मैजिस्ट्रेट को दे दिया और मैजिस्ट्रेट दरोगा के माध्यम से जो है एक तरह से पुलिस व्यवस्था जो लागू करता था और दरोगा एक फौजदार के अधीन जो है काम करता था। और दूसरा काम उन्होंने किया पटवारी सिस्टम। पटवारी को लैंड रिकॉर्ड रखने का अधिकार दे दिया गया। वो गांव का मुखिया या प्रधान जो है या पंचायत जो है उससे वो अधिकार एक तरह से छिन गया। ये दो ऐसे एक तरह से परिवर्तन थे जिसके द्वारा गांव का शोषण शुरू हुआ। दरोगा और पटवारी मिल करके जितना शोषण हो सकता उतना शोषण जो है गांव का किया और जो पंचायती व्यवस्था थी, पंचायत सिस्टम जो था, वो एक तरह देखा जाए तो नहीं के बराबर या समाप्त हो गया। वैसे कुछ पंचायतें चलती थी, जैसे खाप पंचायत है या जाति बिरादरी की पंचायतें हैं, वो अपने तरीके से काम करती थी। लेकिन सही मायने में जो पहले व्यवस्था थी वो व्यवस्था एक तरह से जो है नष्ट हो गई। आगे चल करके 1857 का जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसके बाद ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया गया, ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। तो फाइनेंशियल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा थे उस समय सरकार के ऊपर, ब्रिटिश शासन के ऊपर। तो वो चाहते थे कि ये जो लोकल व्यवस्था है, स्थानीय जो व्यवस्था है, वो पंचायतों को दे दिया जाए या लोकल इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाए, एक तरह से कुछ डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। लॉर्ड मेयो ने प्रयास किया, हालांकि उनका प्रयास बहुत कामयाब नहीं रहा, लेकिन लॉर्ड रिपन का प्रयास जो है वो काफी सराहनीय रहा। उन्होंने जो है उसका उद्देश्य एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन था और पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों को एक राजनीतिक शिक्षा देना ताकि लोग जागरूक हो सकें, सुशासन अपना कर सकें और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो भार है तरह तरह का वो कम हो सके। तो वहां से एक तरह देखा जाए तो लोकल बॉडीज का जो है शुरुआत होती है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जो शहर है वहां पर हुआ। और आगे चल करके आप देखते हैं कई एक सुधार हुए, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म आया या 1818 का, 1935 में भी कुछ व्यवस्थाएं हुई और 1926 में जो है 6 जो इंडिजिनस प्रोविंसेस थे उसमें भी अपनाया गया। करीब करीब 14 प्रांतों में, 14 स्टेट्स में जो है पंचायत व्यवस्था, पंचायत एक्ट जो है कानून बनाया गया, जिसके तहत ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, एक व्यवस्था बनाई जाएगी जहां पर स्थानीय स्तर पर जो है उसको देखा जा सके, विशेष रूप से जो है शहरों में, अर्बन एरियाज में ये व्यवस्था थी। आगे चल करके आप देखेंगे तो आजादी के बाद 1947 में बिहार पहला स्टेट हुआ जिसने एक एक्ट पास किया पंचायत राज के बारे में और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायतों को वो महत्व नहीं दिया गया जो महत्व उसे मिलना चाहिए था। गांधी जी के जो सपने थे, गांधी जी के जो विचार थे, उसको एक तरह से एक लिप सर्विस जिसको कह सकते हैं, वो दिखाते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको आर्टिकल 40 में रख दिया गया, अनुच्छेद 40 में। और शुरुआत जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हुआ, एक्सटेंशन प्रोग्राम से हुआ। जो प्रोग्राम बहुत कामयाब नहीं हुए उसका रीजन ये था कि सुविधाएं तमाम डंप कर दी गई, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, तो संसाधनों की बर्बादी हुई, जिसकी वजह से बहुत उसमें जो है रूरल डेवलपमेंट में, स्थानीय विकास में बहुत
सफलता नहीं मिली हमें उस तरह उस कदर जो है। आगे चल करके मेहता कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी 57 में। उसमें ये था कि जो ये फंक्शनिंग है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की या एक्सटेंशन प्रोग्राम्स की, इसका इवेल्युएशन के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया कि एक पंचायत व्यवस्था जो है गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो है स्थापित हो, जिसके तहत जो है उसको जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित थे तब तक तो तमाम राज्यों ने प्राइम मिनिस्टर को खुश रखने के लिए एक तरह से उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए 5 साल बाद चुनाव भी कराया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद करीब करीब तमाम स्टेट्स में जो है वो एक तरह से किनारे कर दिया गया। और पंचायतों में प्रायः जो अभिजन वर्ग था, जो एलीट क्लास था, उसका प्रभुत्व हुआ करता था। तो जिस तरह से पंचायतें फंक्शन करनी चाहिए थी उस तरह से फंक्शन नहीं की। आगे चल करके आप देखेंगे कि राजीव गांधी जी के टाइम में जो है इस पर प्रयास किया गया काफी, कई एक कमिटीज भी बनी, जैन कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी बनी, जनता गवर्नमेंट टाइम में बड़ी महत्वपूर्ण उसकी रिपोर्ट है अशोक मेहता कमेटी। उन्होंने 2 टायर सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी कि एक मंडल लेवल पर होगा जो गांव से थोड़ा ऊपर होगा, जिसमें 10 से 15 क्या नाम हजार की संख्या वाले जो है सारे गांव मिला करके किए जाएंगे, और एक जिला स्तर पर होगा और उसमें मंडल तक जो है चुनाव डायरेक्ट होगा और जिला स्तर पर चुनाव जो है इनडायरेक्ट होगा। इस तरह की व्यवस्था दी गई थी। कार्यकाल भी उसका 4 साल का किया गया था। एक तरह देखा जाए तो कुछ हद तक उसमें एक अच्छी रिकमेंडेशन थी। आज जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, ग्राम स्तर पर चुनाव जब होता है उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पर चुनाव हो रहा है, जिस समय उसमें मसल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से शक्ति का उसमें इस्तेमाल हो रहा है, धन का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कुछ हद तक उसे रोका जा सकता था। देन राव कमेटी भी बनी, उसने रिकमेंडेशन दिया। एलएम सिंघवी कमेटी बैठी, उसने भी कई एक रिकमेंडेशन दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो एक कंपल्सन के तहत, एक दबाव के तहत जो है, कारण ये है कि व्यवस्था ऐसी आई हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम में कि केंद्र में किसी पार्टी की सरकार, राज्यों में जो है दूसरी तरह की सरकार। तो जनता से कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके, उसके लिए जो है एक तरह जरूरी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे जनता से डायरेक्ट जो है संपर्क हो सके, राज्यों का प्रभुत्व जो है उस तरह से न रहे उस मामले में। तो एक तरह से वो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर के रूप में जो है शुरू में इसको लाया गया। लेकिन आज पंचायत राज व्यवस्था जो है काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन कर दिया गया, तो एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थापित हुई है। लेकिन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ऑटोनॉमस नहीं है। आज भी जो है जैसे ब्रिटिश पीरियड में मुख्य उद्देश्य था कि एक हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से सुपरविजन और कंट्रोल रखना जो है प्रशासन एक रखना चाहता था और रखता था। हमने उस ब्रिटिश लिगेसी को आज भी कायम रखा है। आज भी हम एक हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन और कंट्रोल इन पंचायतों पर रखते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, जिस तरह से सरकार स्थानीय स्तर पर स्थापित होनी चाहिए थी, इस कंट्रोल और सुपरविजन की वजह से नहीं हो पा रहा है। इसके कई एक कारण हैं। उन कारणों को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका कारण तो यही ब्यूरोक्रेसी का इस तरह के एटीट्यूड जो उसका लाइन ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी की लाइन मानती है कि गांव के लोग जो है इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो अपने अफेयर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। उसके लिए उनकी हेल्प बहुत जरूरी है। दूसरी बात वो मानते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होगा लोकल लेवल पर। लेकिन इसका उल्टा है, हमारे यहाँ तो टॉप डाउन करप्शन है, करप्शन ऊपर से नीचे जा रहा है। तो वो भी बात जो है सोचने की है, विचार करने की है। इसके अलावा और ये धारणा थी कि भाई एलीट कैप्चर होगा, एलीट क्लास जो है वो सत्ता को अपने हाथ में कैप्चर कर लेगा। लेकिन जो अनुभव हमारे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, जनता ज्यों जागरूक हो रही है तो एलीट क्लास जो है उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। जनता की भागीदारी बढ़ रही है, आम लोग जो है आगे आ रहे हैं, ये हो रही है। लेकिन अगर इसको जो है ऑटोनॉमी मिल जाए, सही माने में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, लोगों के पास पावर आ जाए, वित्तीय पावर विशेष रूप से। कारण है कि ऐसा है शहरों में तो अच्छा खासा संसाधन उनके पास,
टैक्स वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है, गाँव के पास नहीं है। गाँव का साधन जो है, एक तरह देखा जाए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो एलोकेट करता है, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है, फंडेड स्कीम्स जो होती हैं, उसके द्वारा उनको पैसा मिलता है, और तीसरा स्टेट फाइनेंस कमीशन उसके द्वारा। तो ये कहीं न कहीं जो है उन ग्रांट्स को यूटिलाइज करने के लिए भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी लाइन जो उस पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, उस पर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से जो एक सरकार नाम की चीज जो है लोकल लेवल पर आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही, तो वो इसके लिए ऑटोनॉमी नहीं मिल पा रही। तो किसको समझते हैं आप जिम्मेदार? क्यों नहीं, जब संवैधानिक व्यवस्था है तो क्यों नहीं अधिकार दे रहे? इसमें क्यों हिचक क्यों है? केवल इस नाते इसकी कि भ्रष्टाचार है गाँव में, बस इसी नाते। इसकी तक जैसा हमने बताया कि एक माइंडसेट है ब्यूरोक्रेसी का, और ब्यूरोक्रेसी ही पॉलिटिशियंस को एक तरह से गाइड करती है, सलाह देती है। वो माइंडसेट यही है कि गांव के लोग जो है इस तरह के नहीं है, इतने कैपेबल नहीं है कि वो इसको मैनेज कर सके, वो कैपेबिलिटी नहीं उनके अंदर। दूसरा उनका है करप्शन वहां बहुत ज्यादा होगा और एलिट कैप्चर कर लेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या करेंगे। हाँ, तो राजा ये राजा राजा बनने की प्रवृत्ति जो है उनका अभी गया नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी के वो लोग जो कंट्रोल एंड सुपरविजन करते हैं, अगर जनता के हाथ में वो सब चला गया तो ये क्या करेंगे? बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है। हाँ, ये ये भी एक मुद्दा है, लेकिन एक उनकी सवाल और है, गलत है। ये पूछते हैं कि आपने कहा कि पहले ही गाँव में अपने रेवेन्यू की व्यवस्था खुद थी, और एक तरह से पुलिस व्यवस्था भी उनकी थी, सुरक्षा व्यवस्था भी उनके पास थी, न्याय व्यवस्था भी थी गाँव में ना। लेकिन इस समय इन्होंने सिर्फ गाँव को जो संविधान के 73वें संशोधन से केवल एक डेवलपमेंट का काम दिया है, न उनको न्याय व्यवस्था दिया है, न उनको रेवेन्यू का अधिकार दिया है, और न उनको पुलिस का अधिकार सुरक्षा दिया है। ये तीनों जब पहले था और गांव अपने चलाते थे, तो इनके तीनों भाव में क्या होता है कि वो जिले में दौड़ते हैं, तहसील में दौड़ते हैं, थाने पे दौड़ते हैं, उनका बहुत शोषण होता है। और दिन अगर एक मामले में फंस गए तो सारे के सारे ये जो विभाग है, रेवेन्यू का विभाग है, पुलिस का विभाग है, ये उनका शोषण करता रहता है। पुलिस, रेवेन्यू सब उनपे ही, गाँव में ही सोचते हैं कि इन्हीं इनको चंगुल में फंसाओ और इनसे लोग। तो आखिर में ये मान लीजिए 73वें संवेदन, तो मैं आप ये समझता हूँ, क्योंकि आप तो इसको बड़ा विस्तार से आपने हर पूरी इतिहास बताया, तो 73वें संशोधन में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस का, रेवेन्यू का भी व्यवस्था गाँव को क्यों नहीं दी? जी। ना तो पुलिसिंग की पावर हमने दी है, ना उस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया, कोई स्ट्रक्चर उस तरह खड़ा किया है, और ना ही जो है अभी कहीं-कहीं पर आप देखें हिल्स वगैरह में अभी पटवारी सिस्टम चलता, पटवारी है वहां पर, वन पंचायत भी है वहां पर, उत्तराखंड वगैरह में है उस तरह का। लेकिन हमने जो है जो ब्रिटिश काल में जो व्यवस्था थी उसी को करीब-करीब हमने जो है अपना लिया है। तो जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, या लैंड रिकॉर्ड वगैरह रखने की व्यवस्था है, या न्याय का जो है, जो लोकल लेवल पर पहले जो सरपंच जो हुआ करता था, जो पंचायत होती, पंच माने पंच और आयत, आयत माने असेंबली, 5 लोग जो है, जो एक तरह से वाइज मैन जिसको आप कह सकते हैं, एल्डरली पीपल जो है, बहुत ही एक तरह से इंटीग्रिटी के लोग होते थे, उनकी बात का हर कोई सम्मान करता था। तो वो कोई भी झगड़ा होता था लोकल लेवल पर जो है, छोटे-मोटे झगड़े होते ही रहते गाँव में, कभी जो है पानी के बँटवारे को लेकर के हो जाता है, कभी ज़मीन का थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसको स्थानीय स्तर पर आसानी से उसको हल किया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि आज जो है छोटे-छोटे विवाद को जो है कचहरी जाते हैं, कोर्ट में जो है तरह-तरह से उनका शोषण होता है, दोनों की बर्बादी होती है और निर्धनता उससे बढ़ती है। तो ये व्यवस्था बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी शुरू की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हमने जो है विकास में इन बातों पर फोकस नहीं किया। आज़ादी के बाद अगर देखा जाए, आज़ादी से पहले आप देखेंगे बहुत सारे मनीषी थे जिन्होंने इस पर चिंतन किया। 44 में श्रीमन नारायण ने एक प्लान दिया था कि किस तरह से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही, रूरल रिकंस्ट्रक्शन की बात कही, गांधीयन प्लान जिसको हम कहते हैं वो कहा। एक बॉम्बे प्लान था 10 साल में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे, इस तरह की प्लान दिया गया था। लेकिन उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसके बारे में उनका कोई विचार नहीं था। इसी तरह से एमएन राय ने एक दिया था, एग्रीकल्चर का नेशनलाइजेशन, क्या नाम है, जमीन का, लैंड का नेशनलाइजेशन की बात की थी उन्होंने। एग्रीकल्चर जो है इन सब में ज्यादा से ज्यादा इनपुट की बात उन्होंने की थी। इस लेकिन लागू क्या हुआ, नेहरू महालानोबिस मॉडल हमने अपनाया। उसमें क्या था
कि जो हेवी इंडस्ट्री है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बहुत बहुत है, नई न्यू इंडस्ट्रीज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्टेट्स को दे दिया, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब हमने स्टेट्स को दे दिया गया। कंज्यूमर गुड्स जो है हमने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा ना बढ़े इसलिए कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह उसके लिए रिजर्व कर दिया। और ये था कि हमारा विकास का मुख्य लक्ष्य होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड एग्रीकल्चर वाज टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर उसको सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर पर हमारा फोकस नहीं था। जबकि हमारा जो कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए था। और ये माना गया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ विलेजेस जो है, ये हम एक पंचायती व्यवस्था के द्वारा, कोऑपरेटिव्स के द्वारा करेंगे। कोऑपरेटिव्स द्वारा जो है एग्रीकल्चर का विकास करें, किसानों का विकास करें, गांवों का विकास करेंगे। शुरू में लागू तो किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे फोकस शहरों पर चला गया और गांव निगलेक्टेड रहे। और नतीजा ये हुआ कि माइग्रेशन, आज गांव जो है खाली पड़े हैं। आप देखें तमाम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भागे चले जा रहे हैं और वहां किस तरह के जीवन जी रहे हैं आप समझ सकते हैं। इससे ना तो शहरों का विकास हो पा रहा है और ना गांव ही आबाद हो पा रहे हैं। शहर में जाकर के ये लोग वहां भी तरह तरह का जो है कंजेशन पैदा कर दे रहे हैं। तो ये समस्या है, इसको नए सिरे से सोच करके डिसेंट्रलाइज करके ये न्याय की व्यवस्था कम से कम वहां पर जो है लोकल जो झगड़े हैं, छोटे छोटे झगड़े जो है उसको जो है वहीं पर हल करने का, और साथ ही साथ जो है पुलिस सिस्टम जो है ये जिस तरह से एक्सप्लॉइटेशन करता है, इसमें भी सुधार की गुंजाइश है, बहुत कुछ किया जा सकता है, ये भी किया जाना चाहिए। तो एक बात और है कि देखिए गांव में सबसे जो बड़ी दिक्कत आई है कि एक समय जब गांव में आप कोई काम का अधिकार देंगे नहीं, तो जो सबसे मुश्किल आता है कि फिर गांव में लोगों के पास काम नहीं है, और काम नहीं है तो वो दिन रात बैठे रहते हैं। अब ये बैठे रहते हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, घूमते रहते हैं, किसी के पास कोई गांव में काम नहीं। एक समय था, मुझे बचपन की याद है इसी सिस्टम में मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के सिस्टम में कम से कम गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे काम, बहुत सारे लोग दिन भर अपना कोई न कोई करते रहते थे। इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े करके गांव में तो अब इंडस्ट्री का, लघु उद्योग का कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे रस्सी भी अगर प्लास्टिक की बनेगी तो गांव वाले अब रस्सी क्या बनाए, प्लास्टिक की रस्सी बनने लगी है, बाहर से फैक्ट्री आती है। डलिया वलिया गांव में लोग अपना बनाते थे, अभी डलिया भी प्लास्टिक की डलिया, प्लास्टिक के सारे बर्तन अब गांव में पहुंचने लगे हैं। तो गांव में जो उपयोग वाली जितनी भी चीजें, वो सारे गांव को उपयोग वाली चीजें तो अब बड़े बड़े शहरों में बनने लगी और उद्योगों में बनने लगी, तो वो सारे खत्म हो गए। लोहार का, पहले जो लोहार का दुकान थी, लोहार अपना छोटे छोटे गांव का हल ये सब बनाता था, खुद भी बनाता था, छोटे छोटे इस्तेमाल करने वाली चीजें बनाती थी, वो बिल्कुल उसका भी धंधा खत्म हो गया। चमड़े का काम था, वो भी धंधा खत्म हो गया। तो गांव के जो सबके काम आपने इस तरह उद्योग में बड़े बड़े उद्योग लगा के उनको खत्म कर दिया। तो ठीक है, आपने ये योजना चलाई कि गांव में हम बाहर बड़े बड़े उद्योग बना के और ये चीजों को अब सस्ते रेट पर, लोग सस्ते दाम पर देंगे, या जो भी आपकी योजना रही। लेकिन जो उनको तो सोचना चाहिए कि फिर इतने लोग बिना काम के हो जाएंगे तो करेंगे क्या। इसके बारे में इन्होंने क्या, कोई ऐसी योजना है क्या कि सरकार के पास की, जो लोग खाली हो गए इन सारी चीजों से, उनके पास कोई काम नहीं रहा तो क्या करें। पांडे जी, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि हम तो गांव में ही पैदा हुए, और एक ऐसा गांव था जो बिल्कुल किसी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था। पोस्ट ऑफिस पता चला 2 किलोमीटर दूर, थाना 5 किलोमीटर दूर, और एक तरह से आइसोलेटेड, अलग थलग। लेकिन उस गांव में एक कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, सब साथ रहते थे, मुखिया का आदेश का पालन करते थे, एक संस्कार थे, सम्मान लोग एक दूसरे का करते थे। और गांव में कोई भी काम हो, चाहे छप्पर जो है बनाना हो, चाहे खपड़ेल मकान होते थे, एक दो चार जो है पक्के मकान हो, ज्यादातर खपड़ेल हुआ करते थे। आपस में कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग, शादी हो, ब्याह हो, कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, गांव के लोग मिलकर खाना बनाते थे, एक दूसरे को सर्व कर देते थे। कोई मेहमान आता उसका भी स्वागत, किसी के यहाँ कोई कमी है तो दूसरे घर से अपने आप स्वतः लोग देख करके कर देते थे, आ जाता था। एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, ये वहां का नेचर था। चाहे किसान का काम हो, चाहे गन्ने की पेराई हो, चाहे कोई भी हो, एक दूसरे के साथ सहयोग था, कोऑपरेशन था, एक दूसरे की मदद करते थे।
और परिवार के लोग भी कोई चिंता नहीं करते थे, किसी तरह की निश्चिंत जीवन था, कारण कि उनको खाने को मिलता था, भरण पोषण उनका होता, तो मुखिया सब कुछ देखे। लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जो है, अब मैं जाता हूँ गाँव में तो पता चला कि वो कंबाइंड फैमिली जो है गायब है। अब पता चला न्यूक्लियर फैमिली आ गई, मॉडर्न फैमिली जिसको कहते हैं। अगर गाँव में 2 बच्चे हैं तो दोनों का अलग सेटलमेंट हो गया है, पिता अलग है, माँ है तो आपस में बाँट-बाँट करके उसको रख रहे हैं कुछ महीने के लिए। कहीं-कहीं तो बाप और बेटे भी अलग-अलग हैं एक-दूसरे से, नहीं पट रही है। तो एक न्यूक्लियर फैमिली या पोस्ट मॉडर्न फैमिली जिसको कहते हैं वो आ गई है कि पता चला कि माँ-बाप बूढ़े जो है गाँव में पड़े हुए हैं, बेटा इलाहाबाद में है, एक बेटा लंदन में है, एक पता चला वाशिंगटन में है। तो कहने को फैमिली कभी कोई विशेष ऑकेजन हुआ तो कभी वो मिल लेते, अदरवाइज उनसे मुलाकात नहीं होती। स्थिति ये है। और उस गाँव में पता चला कि शादी-ब्याह पड़ता है तो पड़ोसी भी उनके यहाँ झाँकने नहीं आता। शहर में कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वहाँ चारपाई आ जाती है, वहाँ से जनरेटर आ जाता है, वहाँ से कोका कोला आ जाता है, सारी सब चीज़ें जो है उस शहर की नकल करके वो मँगाते हैं। एक दूसरे के यहाँ जो खाना बनाना, सर्व करना जो पहले हुआ करता था या मिल करके छप्पर उठा करके तैयार कर देना, ये सब कुछ नहीं हो रहा है इस समय। बहुत बदल गया गाँव। जो मॉडर्नाइज़ेशन हमने अपने यहाँ लाया है, सो कॉल्ड मॉडर्नाइज़ेशन, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब जो है किनारे हो गई हैं। ये इसमें बहुत कुछ रोल एक तरह देखा जाए तो वो एडवर्सरियल पॉलिटिक्स का है। जो हमारी पॉलिटी जो चुनाव है, इस चुनाव में जिस प्रधान का चुनाव होता है, पता चला है कि उसमें भी खेमेबंदी शुरू हो जाती है, पार्टीबाजी शुरू हो जाती है। तो पता चला जिस पार्टी का है उसी का सारा सब कुछ चलता है, बाकी को किनारे कर दिया जाता है। कुछ सुविधाएँ होगी तो अपने लोगों के यहाँ ही पहुँचे, दूसरे के यहाँ उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो गाँव में वो भाईचारा, वो सहयोग, परस्पर संबंध, वो प्रगाढ़ता, वो हार्मनी, वो चीज़ें अब उस तरह की देखने को नहीं मिल रही हैं। और इसमें बहुत हद तक देखा जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था उसके लिए ज़िम्मेदार है। हमने ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो मैकाले का था एक तरह देखा जाए, इवन उसको भी हम मेंटेन नहीं कर पाए और अपना इंडिजिनस भी हम कुछ नहीं डेवलप कर पाए, वो डिजेनरेट होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ हम देखते हैं, लड़का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसकी हालत ये हो जाती है कि धोबी का लड़का कपड़ा धोना भूल जाता है, नाई का बेटा बाल काटना भूल जाता है, पंडित का बेटा जो है शास्त्रों को जो है कोई ज्ञान उसको नहीं है, वो केवल अंग्रेजी किताबें ही पढ़े होगा या जो भी पढ़ सकता है। किसान का बेटा किसानी से बिल्कुल दूर भागता है, उसको क्या चाहिए? उसको कोई व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए और ऊपर से कुछ अगर एक्स्ट्रा इनकम हो तो और अच्छा है। तो ये मेंटालिटी है। तो गाँव के लोग जो है पहले जो उनका एक तरह ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, उससे अलग हो गए इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से। एंड देन आज जो है पहले जैसी मेहनत नहीं है। खेत की जुताई वगैरह के लिए ट्रैक्टर आ गए हैं, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन उसमें बदलाव आया है। हल और बैल और उसका क्या नाम हरवाहे, ये सारी चीजें गायब हो गई है। बुआई के लिए ट्रैक्टर हो गया, कटाई के लिए जो है मशीन आ गई है, पिसाई के लिए आटा जो मशीन है, सब कुछ हो रहा है। खाली समय है, आराम से बैठते हैं और वो वैल्यूज नहीं है, लैक ऑफ वैल्यूज। आधुनिक शिक्षा जो है मूल्यों का ह्रास कर रही है, सबसे ज्यादा मूल्यों की कमी आ रही है। तो वो पिता का आदर नहीं करेंगे, अपने संबंधियों का आदर नहीं करेंगे, आराम से जो है क्या नाम अपने हिसाब से जी रहे हैं। एक चौराहा कल्चर डेवलप हो गया है, चौराहे पर जाएंगे, चाय पिएंगे, 2-3 घंटे बिताएंगे वहां पर और शाम को जो है पौच में दारू मिलती है, पीते हुए चले आएंगे। और गवर्नमेंट जो है एक्साइज मतलब तरह-तरह टैक्स वगैरह उससे मिलता है, उस पर बैन नहीं लगा सकती। हर तरह के धंधे चल रहे हैं ये। तो गाँव जो है अब वो पुराने गाँव नहीं रह गए। क्या इसका ये मतलब ये 1 अरब लोग गाँव में रहते हैं और जी, हमारा तो मेरा भी बार-बार मैं ये सोचता हूँ तो ये लगता है कि जो भारत के जो सभ्यता और संस्कृति है, जो मूल्य है, वो गाँव में ही थे, पूरे गाँव में थे और वही गाँव के मूल्य, सभ्यता और संस्कृति है, उसी से भारत की एक पहचान है। तो इस तरह लगता है कि ये गाँव को एक तरह से मिटा के तो मिटा ही देंगे इस तरह से जैसा कि मिटता चला जा रहा है शिक्षा के नाते या अन्य भी कारणों से या राजनीति के नाते। तो अगर ये गाँव मिट ही जाएँगे, तो फिर वो भारत की सभ्यता और संस्कृति जो बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, भारत अपने पुराने पुरातत्व संस्कृति और सनातन परंपरा और संस्कृति को स्थापित करेगा, ये कहाँ पे दिखता है क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ, जो हमारा पैटर्न है, जिस पैटर्न पर हम विकास कर रहे हैं,
इस पैटर्न की वजह से तो वो ह्रास हो ही रहा है, वो निश्चित हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास के पैरामीटर्स जो है अलग-अलग होते हैं। सन 50 के दशक में विकास का पैरामीटर था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़े, हर किसी का पेट भरे, है ना? लेकिन धीरे-धीरे ये हुआ कि सन 70 आते-आते ये हुआ कि ग्रोथ विथ इक्विटी, यानी कि जो ग्रोथ हो रही है, जो विकास हो रहा है, जो पैदावार हो रही है, केवल वही विकास नहीं है, बल्कि विकास वो है कि मॉर्टेलिटी रेट घट जाए, जो मृत्यु दर है नीचे आ जाए, शिक्षा बढ़ जाए, लिटरेसी बढ़ जाए और इसके अलावा लोगों को दवा वगैरह मिलने लगे, हॉस्पिटल खुल जाए, विद्यालय खुल जाए, इसको विकास कहेंगे। लेकिन धीरे-धीरे और आगे चला कि भाई यही 2 चीजें तक केवल विकास सीमित नहीं है। 80 आते-आते ये हुआ कि लोगों के पास अधिकार हो, फ्रीडम हो, राइट्स हो, डेमोक्रेसी हो, सिविल सोसाइटी हो, इसका होना बहुत जरूरी है। बच्ची अगर पढ़ना चाहती है आगे, तो उसको फ्रीडम होनी चाहिए, वो पढ़े वो। इसी तरह से जो है डेमोक्रेटाइजेशन हो परिवार के अंदर, जो डिसीजन लिए जाएँ, केवल मुखिया उस पर थोप ना दे, बल्कि हर किसी की राय उसमें सुनी जाए और सबसे विचार करके देन उस पर फैसला लिया जाए। और 90 आते-आते ये हुआ कि विकास का एक पैरामीटर और जुड़ गया कि भाई जो भी ग्रोथ हो, वो पर्यावरण को ध्यान में रख कर के हो। आज हालत ये है कि गाँव वगैरह में आप देखें जो बाग बगीचे हैं नष्ट हो रहे हैं, नए तो कोई लगा नहीं रहे, कोई उससे लगाव नहीं, पहले धर्म से जोड़ करके, एक पवित्रता दे करके लोग करते थे, पेड़-पौधे लगाते थे। जो जंगल वगैरह थे वो भी काट करके खेती लोग कर रहे हैं, तो उजाड़ हो रहा। विकास एक जिसको कह सकते हैं कि एक उसका नजरिया बदलना पड़ेगा, दूसरे तरीके से गाँव का विकास करना पड़ेगा और ताकि गाँव से पलायन रुक सके। विकास कुछ तो शहर के पैटर्न करना पड़ेगा, कुछ बुनियादी सुविधाएँ हैं जो शहर में मिलती हैं, वो गाँव में भी आनी चाहिए। जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, वो गाँव में होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी के लिए वो शहर भागते हैं। शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए गाँव में। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो शहर को नहीं भागेंगे लोग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो गाँव की परंपराओं को रखते हुए वो विकास किया जाना चाहिए। जैसे बावलियाँ हैं, तालाब है और तमाम चीज़ें जो हैं, वहाँ के जो कल्चर के हिसाब से है, उसके हिसाब से उसका विकास किया जाना चाहिए। तो ये गाँव तो को ये विकास का ये रोकेंगे हम। विकास जो भी कर रहे हैं, ये तो सरकारी तंत्र से कर रहे हैं। तो जब सरकारी तंत्र से करेंगे, तो जो वो सरकारी तंत्र वाले जो देखे रहते हैं, कहीं एक जगह अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होकर गया वहाँ, क्योंकि सारे कर्मचारी ही उनके गाँव में हैं। वो कर्मचारी जो ऊपर से उनको आदेश मिलता है, उसी तरह से विकास करते हैं। आदत या उनको गाँव से तो कोई लगाव है नहीं। ये तो तभी संभव है ना, जिससे कि गाँव के स्वरूप के अनुसार अगर विकास तो तभी होगा ना, जब पूरा का पूरा अधिकार उनको दे दीजिए और वो अधिकार देने को तैयार नहीं है। तो इसको कैसे इनको अधिकार इनसे छीना जाए, राजनीतिज्ञों से, अधिकारियों से, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं। पॉलिटिक्स में कैसे बदलाव लाने की तो क्या करते हैं लोग? आखिर में इतिहास बताता है कि पॉलिटिक्स में जब शोषण बढ़ जाता है या ब्यूरोक्रेसी के दबाव बढ़ जाता है या भ्रष्ट नेता ऊपर बैठ जाते हैं, राजनीति में भ्रष्टाचार रहता है, तो जनता खड़ी होती है। तो कैसे जनता खड़ी होती हाँ, मैं इसी बात कह रहा था, जैसे विकास है, पता चला ऊपर से स्कीम आ जाती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। विकास तो तभी होगा जब गाँव को स्वायत्तता मिले, वो बैठ कर के विचार करें, उनकी राय ली जाए, क्या चाहते हैं। इस तरह तमाम कंट्रीज़ में चाइना वगैरह में करते हैं। एक पब्लिक ऑडिट जिसको कह सकते हो होता है उस तरह का। कोई भी स्कीम बनती है, जनता की ओपिनियन उस पर ली जाती है और जनता अगर सहमत होती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहती है, उसके हिसाब से उसमें चेंज करके देन उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी किसी गाँव का विकास किस तरीके से हो, किस रूप में हो, ये गाँव का मत उसमें बहुत ज़रूरी है। उनकी राय ली जानी चाहिए, उनसे सलाह ली जानी चाहिए। होता क्या ऊपर से हो जाता है कि ये बनेगा, ये चीज़ होगी, गाँव वालों को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता। ये तभी संभव होगा जब गाँव पंचायत सरकार के रूप में काम करे। वहाँ पर डिसीजंस लिए जाएँ, वहाँ पर डिस्कशन हो, वहाँ पर डेलिब्रेशन हो, आपस में विचार-विमर्श हो, तभी जाकर के ये संभव है और इसके लिए निश्चित ही सबसे ज़रूरी तो जागरूकता है। धीरे-धीरे जागरूकता बढ़े, एक जिसको कहते हैं क्रिटिकल मास तैयार हो, 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, इसी तरह से ओपिनियन बनेगी देन इसके बाद होगा। पंचायतों के बारे में भी, एंटी डिफेक्शन के बारे में, हर बारे में शुरू में लगता कि असंभव है। लेकिन धीरे-धीरे इस तरह का विचार बढ़ा, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, चेतना आई, कॉन्शसनेस आई और फिर करना पड़ा। तो इसके लिए भी लोगों के अंदर
जागरूकता आना, लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब अभी बहरहाल इस सेटअप में भी कई एक कदम उठाए जाने की जरूरत है जिसमें मेरा मानना है कि जो एक एडवर्सरियल पॉलिटिक्स है, ये गांधी ने भी इस बात को माना। गांधी ने भी ये मानते थे कि पार्टी पॉलिटिक्स के तहत जो है गांव में चुनाव नहीं होना चाहिए। इवन जयप्रकाश नारायण जी ने भी जो है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की थी, क्योंकि ये पार्टी जो है गांव को बांट दे रही है, भाई भाई को बांट दे रहे, एक दूसरे बात तक नहीं लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये डेमोनाइजेशन ऑफ द अदर हो रहा है, दूसरे राक्षस सारे गुण हमारे अंदर, इस तरह का भाव जो है जो पैदा हो रहा है। तो गांव में भी ये चीजें हो रही है कि दूसरा जो अपोजिशन पार्टी है वो किसी काम की नहीं, वो भ्रष्ट है, करप्ट है, निकम्मी है, हम ही सद्गुणों से भरे पड़े हुए हैं। तो ये जो एडवर्सरियल पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करके एक कंसेंसस आधारित, कोऑपरेशन आधारित, एकोमोडेशन आधारित जो चुनाव किया जाए, उसके लिए व्यवस्था है, अप्रूवल वोटिंग की जाए। अप्रूवल वोटिंग में वो जो कट थ्रोट कंपटीशन है या फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो है, भाई जितने लोग खड़े होंगे जो सबसे आगे बढ़ जाएगा वो जीत जाएगा, भले 10% पाए, उसको खत्म किया जाना चाहिए। उसकी जगह पर अप्रूवल वोटिंग हो, नाम है, इतने कैंडिडेट खड़े हैं, जनता जाती है, जिसको जिसको अप्रूव करे उसके नाम पर ठप्पा लगा दे, इसको सबसे ज्यादा अप्रूवल वोट मिले उसको विजयी घोषित किया जाए। इससे जो एक तरह से कटुता आती है, जो कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो मेरा मानना है कि जो प्रेजेंट सिस्टम चुनाव का है, इसको जो है बदल करके इसकी जगह पर अप्रूवल वोटिंग की जाए, पहली बात, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो सोशल ऑडिट है, सोशल ऑडिट यूनिट्स हैं, इसको इंपावर किया जाए। सोशल ऑडिट यूनिट्स जो है बड़ी इफेक्टिव हो सकती हैं गांव में, जो स्कीम्स हैं, गांव में जो व्यवस्थाएं चलती हैं और तरह तरह की चीजों में, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। लेकिन उसके साथ भी कई एक दिक्कतें हैं। सोशल ऑडिट यूनिट जो है उसको जो है कागजात नहीं मुहैया कराए जाते हैं और उनको जो है थ्रेटन किया जाता है। प्राय जो अधिकारी जो करप्ट हैं वो लोग थ्रेटन करते हैं, जो ठेकेदार हैं और तरह तरह के लोग, तो वो सब रोका जाना चाहिए। दूसरा, सोशल ऑडिट जो होता है, वो यूनिट जो रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट पर कोई विचार करने वाला, आगे उस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं, उस मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि सोशल ऑडिट यूनिट जो तैयार करती है, उनकी जो रिपोर्ट है उस पर अमल किया जाना चाहिए। उसको आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे कि जो समय हम बचा कम है। आखिरी सवाल ये कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके पास तो नए नए विचारों का, आप देख रहे हैं कि कोई न कोई नए नए विचार, नई नई योजनाएं हमेशा लागू करते हैं। उन्होंने गांव सरकार पे क्यों नहीं अपना दृष्टिपात किया कि इधर भी देखें कि आखिर में गांव को ये तो कोई कोई ये गांधी जी का नहीं था, वो भी कहते थे, दीनदयाल उपाध्याय भी गांव के स्वावलंबन की बात करते थे, और जयप्रकाश नारायण लोहिया वगैरह तो कहते ही थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों नहीं इधर नजर अपना दौड़ा रहे हैं? अगर दौड़ाएं तो गांव को अधिकार मिलेगा, तो उनके तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। अगर 1 अरब लोगों को जो गांव में रहते हैं, उनको अगर हम एम्पावर कर दें, उनको अपना काम करने के लिए अगर हम पूरा अधिकार दे दें, तो एक तो पहले देखिए, एक तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फिर जब उनके पास वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो वहाँ काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये सारी बातें, अपनी सुरक्षा और अपना स्वास्थ्य और अपना रिकॉर्ड, अपना मुकदमे, सब वो धीरे धीरे अपना सोचेंगे ना कि हम कैसे उसको हम इसको खत्म करें, कैसे नई नई योजनाएं निकालेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी से बनेगा। ये सोचना है कि अधिकारी बैठ के उनको और गाइडलाइन करते रहेंगे तो वो गांव के लोग ही अपने, हर गांव का अपना, कहा गया कि एक 6 कोस पर भाषा बदल जाती है और क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। इतनी डाइवर्सिटी है गांव में, तो वो डाइवर्सिटी को एक यूनिफॉर्मिटी में आप राज्य सरकारों में बैठ के एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं दे सकते हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी को अधिकार दीजिए, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए और आप सहयोग करिए। आपके बाद विशेषज्ञों की कमी नहीं, विशेषज्ञों को भेजिए जो कि उनकी मदद करें। तो हमारा यही सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं इस पर नजर डाल? प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, इनको करना चाहिए और करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। प्रॉब्लम ये है कि नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने अपनाया है वो मेन स्ट्रीम मॉडल है। और मेन स्ट्रीम मॉडल में जो है हेवी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, टॉप डाउन, तो बड़े बड़े
कल कारखाने उद्योगपति जो है वो टिकल डाउन इफेक्ट होगा। जब वो डेवलप करेंगे, बहुत कारखाने लगाएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो उसका टिकल डाउन इफेक्ट जो है नीचे तक होगा, वो आएगा। ये एक मेन स्ट्रीम मॉडल डेवलपमेंट है जो वेस्ट में भी तमाम चल रहा है। ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब ज्यादा होगा, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, बिग इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो उससे रिस्क करके नीचे तक पहुंचेगा उसका फायदा। कुछ कोई टैक्सी का बिजनेस, कोई और तरह तरह का छोटे छोटे काम धंधे लोग पा जाएंगे, उनका भी फायदा होगा। ये एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जिसको अपनाया गया है। जबकि एक ग्रीन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट गांवों के लिए चाहिए, जिसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, नीड बेस्ड डेवलपमेंट है, इंडिजिनस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, उसको अपनाए जाने की जरूरत है। अभी जो ब्यूरोक्रेटिक सोच है, जो प्राइम मिनिस्टर की सोच है, वो मेन स्ट्रीम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर टिकी हुई है, जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो काफी कल कारखाने बड़े बड़े लगाएं और उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब करें और विकास देश का हो। अब वो सोच जो है धीरे धीरे बदलेगी और उसके बदलने में नेचुरली जनता का इनिशिएटिव, पब्लिक अवेयरनेस, इसका होना जरूरी है। इनको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो पता चला कि गांव तो उजाड़ हो ही रहे हैं, शहर भी एक तरह से उजाड़ हो जाएंगे। कितना भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लीजिए, वो सड़ांध वहां पर आएगी आएगी। गांव का आदमी जब माइग्रेट करेगा, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ती रहेंगी, आप ट्रेनें चलाइए, बसें चलाइए, कुछ भी कर लीजिए, वो कंजेशन नहीं खत्म होने वाला, वो चलता रहेगा। जब तक बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा, गांवों को भी उसी तरह से नहीं डेवलप करेंगे, वो फैसिलिटीज जो शहरों में हॉस्पिटल की है, एजुकेशन की है, वो गांवों में भी नहीं देंगे आप, तब तक प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। और उसके लिए जरूरी है कि जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आपने अपनाया है उसको रिकंसीडर करने, पुनः उस पर विचार करने की जरूरत है। गांव के बारे में बहुत अच्छा ढंग से आपने गांव सरकार के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से लोगों को बताया। और मैं समझता हूँ कि इस पे आज जो आपने बातें बताई, उससे लोगों की आंख खुलेगी और इस तरफ ध्यान देंगे लोग, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी गांव इस जो मॉडल चला रहे हैं उस मॉडल को छोड़ के गांव के विकास के मॉडल से शुरू करके आगे ऊपर मॉडल ले जाए, तभी देश का सही ढंग से विकास होगा और गांव भी खुशहाल होंगे, शहर भी खुशहाल होंगे और पूरा देश खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।